Hello everyone, this is Anhad and I recently graduated Advanced 2024 and I'm currently studying at IIT Delhi. Through my last couple of videos, I talked about how you can improve your physics, chemistry and maths from very basic and zero level to advanced, and then I gave some tips for you to so that you can take them to advanced plus level. But still, everyone, like almost everyone does that, but why many people are still not able to crack JEE? That is the question you all must be thinking, and that is because of a very simple thing which they miss out. And yes, this is the most important key factor in JEE advanced preparation. एक बार आपने अच्छे से प्रेप कर ली, बट स्टिल समथिंग देयर इज मिसिंग. वो समथिंग को ही आपको करना है, एंड दैट समथिंग इज नन अदर देन द टेस्ट. यस, जो मॉक टेस्ट जो आपको देने होते हैं, कई बच्चे सोचते हैं अरे यार अभी मॉक टेस्ट दे देंगे. एवरीवन कीप्स आस्किंग कि व्हाट इज़ द राइट डेट टू स्टार्ट मॉक टेस्ट, लाइक कब से टेस्ट दें, कितनी फ्रीक्वेंसी से दें. सो येस, इन दिस वीडियो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. और उसका जो फर्स्ट आंसर आपके क्वेश्चन का कि कब से स्टार्ट करें, द आंसर इज राइट फ्रॉम नाउ. आज की डेट से ही आपको मॉक टेस्ट दे देना स्टार्ट करना है. आपको किसी एक स्पेशल तारीख, किसी मुहूर्त का वेट नहीं करना कि इस दिन से मैं टेस्ट दूंगा, इतने टाइम पहले से मैं टेस्ट दूंगा. चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो चाहे ना हो, आपको रेगुलर टेस्ट देने ही देने हैं. अगर आप 11th में या 12th की स्टार्टिंग में हैं तो फिर आप 2 वीक्स में एक बार टेस्ट दे सकते हैं. और जैसे जैसे फिर आप आगे प्रोसीड करें, आप धीरे धीरे एक वीक में एक बार, और जब आपका पेपर पास आ जाए फिर तो आपको ऑल्टरनेट डे या फिर हर 2 डेज़ में तो एक बार टेस्ट या 3 डेज़ में एक बार टेस्ट देना ही देना है. अब वाई टेस्ट सो इम्पॉर्टेंट? सी, आपने सब कुछ पढ़ा, बट द प्रॉब्लम इज कि वो 3 आवर्स में आपको वो सब एकदम से पूछ लिया जाता है, एकदम से, कभी किसी चैप्टर से, कभी किसी कॉन्सेप्ट से, तो सडनली सबका माइंड वर्क नहीं कर पाता, और उसी की वजह से आप अपने 100% पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पाते. अब अगर मान लो किसी बच्चे ने 70 लेवल की तैयारी करी है, किसी ने 60 की करी है, बट जो 70 वाला है उसने टेस्ट नहीं दिए, तो क्या होगा, वो जब एग्जाम में जाएगा वो 70 नहीं परफॉर्म कर पाएगा, वो 50 परफॉर्म करेगा. बट जो 60 वाला होगा, अगर वो बार बार टेस्ट है तो वो 60 की जगह 65 लेवल का परफॉर्म करके आएगा. और फिर ऐसा सपोज आएगा कि अरे ऐसा क्या हुआ, 70 वाला सोचेगा कि मैंने क्या नहीं किया था, मैंने तो 10 बुक्स एक्स्ट्रा करी थी, 10 बार क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करे थे, बट स्टिल मेरी रैंक क्यों पीछे, क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं दिए थे. यस, दैट इज़ द करेक्ट आंसर. टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप टेस्ट में कई तरीके की मिस्टेक्स करेंगे. आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं, आप कैलकुलेशन एरर कर सकते हैं, आप हो सकता है कॉन्सेप्ट भूल जाए, हो सकता है बेसिक F=ma ये वाला फॉर्मूला भी भूल जाए. आप सोचे, आपको अभी से बात लग रही हो कि यार ऐसे थोड़ी होता है, बट ऐसा हो जाता है. जब आप एक्चुअल टेस्ट देने जाएंगे तो आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे ब्लैंक आउट करेंगे और उसके से अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देंगे. अब ये सही कैसे होगा? ऑब्वियसली बार बार टेस्ट देके. अगर आपके अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे लो. आपके 3-4 चैप्टर हो गए तो आप उन 3-4 चैप्टर्स को एक साथ टेस्ट दे दो. आपका सारा सिलेबस हो गया तो आप मिक्स चैप्टर्स के टेस्ट देते रहो, बट प्लीज़ टेस्ट देते रहो. अब आपने टेस्ट दे दिए, ठीक है. अब कोई बच्चा है वो डेली 3 घंटे बैठता है, टेस्ट दे देता है, डेली 3 घंटे बैठता है, टेस्ट दे देता है, बट हो सकता है फिर भी वो इंप्रूव ना करे. क्यों? क्योंकि टेस्ट के साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उससे बिल्कुल जुड़ी हुई है, दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ द टेस्ट. हाँ, एनालिसिस जितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका एनालिसिस भी है, क्योंकि वो एनालिसिस ही आपको बताएगा कि आप लैग कहाँ कर रहे हो, आप क्यों अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप क्यों अपने पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर पा रहे, आपने जितना पढ़ा है उससे ऊंचा क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे. उसका आंसर आपको एनालिसिस से ही मिलेगा. अब आपको एनालिसिस कैसे करना है? आपने जितने भी क्वेश्चंस करे आपको वो निकालने हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, आप एक नोटबुक लो, उसमें अपना टेस्ट का नाम लिखो और उसमें लिखो क्वेश्चन नंबर 1. अगर आपका करेक्ट है तो उसमें बस टिक मार के आगे बढ़ जाओ. अगर आपका बट करेक्ट है बट आपको सही कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो आपको उसमें लिखना है, और फिर आपको ये भी लिखना है उसमें कि आपका कैसे करेक्ट हुआ वो. क्योंकि हो सकता है आज आपने कुछ तुक्का मार दिया हो या फिर हिट एंड ट्रायल यूज़ कर लिया हो, बट आगे हो सकता है एग्जाम में आपका सही होने की जगह नेगेटिव हो जाए. यही क्वेश्चन है जो आपको +3 की जगह सीधा -1 या -2 जैसी मार्किंग स्कीम होगी वो दिला देंगे. तो आपको ऐसे क्वेश्चन से बचना है और इन्हें लाइटली नहीं लेना, आपको उसे मार्क करना है. फिर मान लो क्वेश्चन नंबर 3 आया, वो आपका इनकरेक्ट था, तो उसमें लिखो. अब उस इनकरेक्ट के भी कई फॉर्म हो सकते हैं कि क्या आपने ऐसा फॉर्मूला ही कभी नहीं पढ़ा, क्या आपने ऐसा कॉन्सेप्ट कभी नहीं देखा, क्या आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, क्या आपकी सिली मिस्टेक थी. ऐसे हर क्वेश्चन को बकेट डाउन करते रहो, हर को करना ही करना है. कि ऐसे कोई इसमें सस्ता काम नहीं चलेगा कि चल अरे कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो हाँ गलत ही हो गया, नहीं ऐसे नहीं करना. हर क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज करना है. जब सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कर लो फिर देखो आपकी मेजर मिस्टेक्स क्या आ रही हैं, आपकी क्या सिली मिस्टेक्स कितनी हैं, आपकी कैलकुलेशन एरर कितने हैं, आपको कितने कॉन्सेप्ट आते थे बट आप भूल गए एग्जाम में, और कितने ऐसे थे जो बिल्कुल ही एलियन टॉपिक्स थे आपके लिए, आपने उस लेवल के क्वेश्चंस कर ही नहीं रखे थे. अब सी उन क्वेश्चन से आपको कोई डेंजर नहीं है. जो मेन डेंजर वाले क्वेश्चन है वो हैं कैटेगरी ए वाले, जिसमें आपने फॉर्मूला मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स, कैलकुलेशन एरर करी, ये सब. आपने मार्क्स लिखोगे फिर उसके आगे पूरे एनालिसिस के आगे, और
पोटेंशियल मार्क्स मतलब ये जो सिली मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन थे या फिर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, इनसे आपके पोटेंशियल मार्क्स कितने आ सकते थे। धीरे आपको इस जो ये पोटेंशियल मार्क्स और करंट मार्क्स, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ज़ीरो करना है। और जब आप ये कॉन्टिन्यूसली ज़ीरो कर दो, दैट इज़ व्हेन आपने टेस्ट एनालिसिस की स्किल को मास्टर कर लिया है। और अगर आप एक बार वो मास्टर कर लो तो बिलीव मी, जब अगर आपके मार्क्स मान लो 300 है जेई मेंस के, तो आपके अगर 200, 190, 180 आ रहे हैं, बट अगर जब फाइनल डे एग्जाम देने जाओगे तो वो 220, 230 भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो 3 घंटे में अपने दिमाग का 101% यूज़ करना आ गया। और मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, जब मैं मॉक टेस्ट देता था तब मेरे कभी शुरू में बिल्कुल 170, 180 आते थे, बट जब मैं हाँ, शुरू का मतलब कि आई एम टॉकिंग अबाउट एट नवंबर दिसंबर ओनली, नॉट वेरी स्टार्ट, तब तो काफ़ी कम आते ही थे। जब नवंबर दिसंबर जब थोड़ी थिंग्स बेटर हो गई थी, तब शुरू में 170, 180, 160 आते थे। वो आते रहे, कभी कभी डिप भी जाते थे। बट रेगुलर जब टेस्ट देता गया तो धीरे वो नंबर इंक्रीज हुआ। और मेरे फाइनल टेस्ट में जो है आई गेस अराउंड 250 के मार्क्स आए थे, और विच वॉज हायर देन माई एनी मॉक टेस्ट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मॉक टेस्ट से ज़्यादा कितनी हेल्प होती है आपकी, कितनी ज़्यादा आपकी हेल्प होती है। सो प्लीज़ मॉक टेस्ट को लाइटली मत लेना, चाहे आपका सिलेबस पूरा हो चाहे ना हो, आपको टेस्ट देना ही देना है। कीप दैट इन माइंड। और बाकी जो उन वीडियोज़ के थ्रू टिप्स बताए थे उन्हें तो फॉलो करते ही रहना। और आपको किसी और स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में लिख देना। थैंक यू।